मैं डॉक्टर DL पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट PG कॉलेज कांकेर। आज हम पुनः रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग वाला जो हमारा पेपर है, MA भूगोल द्वितीय सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, इस पर चर्चा करेंगे। प्लानिंग फॉर स्पेशल प्रॉब्लम रीजन्स, विशेष समस्याग्रस्त प्रदेशों के लिए नियोजन, ये रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट का चतुर्थ इकाई का एक चैप्टर है। इस पर विस्तार करेंगे। देश के जो प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनको चिन्हांकित किया गया है, जैसा कि हिल एरिया, कमांड एरिया, ट्राइबल एरिया, रिवर बेसिन एरिया, डेजर्ट एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया और बॉर्डर एरिया। ये देश के प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं। इन्हीं समस्याग्रस्त क्षेत्र में से आज जो हमारे चर्चा का टॉपिक है वो जनजाति क्षेत्र है। क्षेत्र विकास, हम ये देखें कि जो नियोजन सरकार के द्वारा किया जाता था, राष्ट्रीय नियोजन जो की जाती थी, उसमें केंद्र प्रवर्तित नियोजन ही होता था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये बात उभर करके सामने आने लगी कि क्षेत्र विकास नियोजन भी किया जाए। क्षेत्रीय विकास नियोजन की आवश्यकता 1960 तथा 70 के बीच अंतर प्रदेशीय स्तर पर आर्थिक अंतर अधिक बढ़ जाने के कारण पड़ी। इस दशक में राज्यों में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन में अंतर 1.9:1 से बढ़कर 2.6:1 हो गया। इसी समय पिछड़े प्रदेशों की समस्याएं उभरने लगी और परिणाम स्वरूप 5वीं पंचवर्षीय योजना में इन समस्त समस्याग्रस्त प्रदेशों के लिए अलग से उप योजनाएं बनाई गई, जिसमें राज्य के अतिरिक्त केंद्र के द्वारा भी सहायता प्रदान की गई। ऐसे क्षेत्रों के विकास का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, विशेष करके जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सभी मौसमों में उपयोगी सड़कें और भूमिहीन लोगों के लिए घर तथा बिजली। तो जनजातीय क्षेत्र उपागम 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये अपने स्वरूप में आया और इसके लिए उप योजनाओं के माध्यम से योजनाएं बनने लगी। स्वतंत्रता के बाद देश के बड़े आकार तथा विकास में अंतर को देखते हुए देश के संतुलित प्रादेशिक विकास पर विचार किया गया और लघु स्तरीय से क्षेत्रीय विकास उपागम को 6वीं, 7वीं, 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में गया। अब 1960 ईस्वी के बाद जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्रों पर अनेक छोटे बड़े केंद्रों की स्थापना हुई, लेकिन उनमें जनजातियों की भागीदारी कम रही। जनजातीय अर्थतंत्र की उपेक्षा की गई, इसीलिए आर्थिक विकास का द्वैतवाद, डेवलपमेंटल डुअलिज्म, जनजातीय क्षेत्र की एक विशेषता के रूप में सामने उभर के आई। इस बात को पुनः रेखांकित करेंगे। आर्थिक विकास का द्वैतवाद, डेवलपमेंटल डुअलिज्म, इसका मतलब यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना तो हो गई, बड़े उद्योग स्थापित हो गए, और जिस उद्देश्य से उद्योग स्थापित किए गए थे, जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उत्थान के लिए, वो हमें देखने को नहीं मिला और निरंतर जनजातीय क्षेत्र पिछड़ने लगे। तो यहां पर विकास का एक द्वैतवाद जन्म लेने लगा। इस द्वैतवाद के कारणों को अगर ढूंढें, इस प्रवृत्ति के कारणों को ढूंढें, तो कुछ बातें सामने उभर करके आती हैं। आर्थिक विकास की नीति, सामान्य रूप से यह माना जाता है लोगों के आर्थिक विकास के लिए उद्योग आवश्यक हैं, उद्योग स्थापित कर देने से विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। औपनिवेशिक व स्वतंत्र भारत में जनजातीय क्षेत्रों के संसाधनों की केवल दोहन की जाती रही है और उन संसाधनों के एवज में
स्थानीय जनजातीय क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पाया। दूसरा कारण देखें, उद्योगों में तकनीकी एवं श्रम स्थानीय आदिवासियों को या ट्राइबल पॉपुलेशन को न दे करके दूसरे क्षेत्र से टेक्निकल हैंड्स और लेबर लाए गए, जिससे इनकी उपेक्षा हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन का विकास उपेक्षित होने के कारण ट्राइबल क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई या इनकी भागीदारी अत्यंत कम रही। अगला बिंदु के रूप में देखें, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी संबद्धता तथा जनजातियों की निर्भरता समाप्त हो गई और वे संसाधनों से कटते चले गए। परंपरागत अर्थतंत्र का विकास। जनजातियों को मुख्य अर्थतंत्र से नहीं जोड़ा गया, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे लेबर के रूप में हो। उन्हें केवल उनका जो मूल व्यवसाय था, आखेट करना और वनोपज एकत्रित करना, इसके सहारे छोड़ दिया गया और जनजातियों को विकास की जो मुख्य धारा अर्थतंत्र से नहीं जोड़ा गया। विपणन तंत्र का अभाव। जनजातीय क्षेत्र की वस्तुओं का जो बाजार था सीमित था और उचित मूल्य भी नहीं हो रहा था। तो इन सभी कारणों के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक औद्योगिकरण से भी अधिविकसित प्रवृत्ति मिलती है। अंडर डेवलपमेंट। उद्योग स्थापित हो गए, उम्मीद की जाती थी कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और ये अंडर डेवलपमेंट प्रवृत्ति देखने को मिली। भौगोलिक दृष्टि से विकसित औद्योगिक केंद्रों, विकास केंद्रों का प्रभाव समीपवर्ती क्षेत्रों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि विभिन्न केंद्र आकर्षण शक्ति की अधिकता से चतुर्दिक क्षेत्रों के संसाधनों को अपनी ओर ही केंद्रित कर रहे हैं। और यह फ्रीडमैन द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत क्रोड परिधि क्षेत्र मॉडल के अनुकूल है। फ्रीडमैन का क्रोड परिधि क्षेत्र क्या है? क्रोड रीजन जो मैग्नेट का काम करता है, मुख्य आकर्षण का कार्य करता है, परिधीय क्षेत्र की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है और उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये फ्रीडमैन का सिद्धांत क्रोड मॉडल है। भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन को देखा जाए 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का 23.2% ट्राइबल पॉपुलेशन है। ओडिशा में 22.2%, गुजरात में 14.9%, महाराष्ट्र में 9.3%, बिहार झारखंड में 7.7% कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या है। और कुछ हमारे जो पूर्वांचल के छोटे राज्य हैं जिनको ट्राइबल स्टेट्स कहा जाता है, वहां पर 80% से अधिक जनजातियों की जनसंख्या है। ये तो वितरण का हमने मानचित्र देखा। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनजातियों की संख्या 667.6 लाख थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8% थी। इसका राज्यवार वितरण अत्यंत असमान है। सामाजिक दृष्टि से संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या 58 समूहों एवं 365 उप समूहों या जातियों में विभाजित है। देश के 19 जिलों में कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या मिलता है। उन्हें चिन्हांकित किया गया ट्राइबल या जनजातीय क्षेत्र के रूप में। भारत के जनजातीय जनसंख्या क्षेत्रों को 3 बृहद प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 प्रदेश विकास के दृष्टिकोण से मैक्रो रीजन, मिजो रीजन और माइक्रो रीजन के रूप में विभाजित किया गया। सभी प्रदेशों में एक समान नियोजन नीति को लागू नहीं किया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों के अनुसार नियोजित अर्थतंत्र विकसित करना आवश्यक है। हर क्षेत्र के संसाधन
वहाँ का पर्यावरण, वहाँ पर स्थानीय जनसंख्या की प्राथमिकताएं एक समान नहीं होती, असमान होती हैं। अतः स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय नियोजन करना आवश्यक है। वर्तमान समय में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है और इसके लिए ऐसे प्रदेशों को चिन्हांकित किया गया है जहां पर जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 50% से अधिक हो। इन 19 राज्यों के विभिन्न जिलों में ये संचालित जा रहे हैं। ये वही बात फिर से आ रही है, मैक्रो लेवल, मेसो लेवल और माइक्रो लेवल। उक्त तीनों स्तरों पर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आधार मानकर के संचालित किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अब तक जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास के जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उन्हें मुख्य रूप विभाजित करके रखा गया है। एक तो विशिष्ट नियोजन, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े पैमाने के उद्योग तथा विकसित केंद्र सम्मिलित किए जाते हैं, जिसका संचालन जनजातीय क्षेत्र के संसाधनों के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये केंद्र वहां ध्रुवीकृत अर्थतंत्र के प्रतीक होते हैं। और दूसरा जनजातीय क्षेत्र का सामान्य नियोजन, इसमें स्थानीय जनजातियों की प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। ये सामान्य नियोजन है। तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य नियोजन की आवश्यकता ही महत्वपूर्ण है। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा ट्राइबल एरियाज के विकास के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसकी चर्चा हम करें। सन 1976 में 420 लाख जनजातीय जनसंख्या के लिए देश के 83 जिलों में जो 4,30,793 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, ये लागू किया गया, जिसमें 16 जिलों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये जनजातीय उप योजना लागू की गई। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र जहां पर 50% जनसंख्या जनजातियों की हो, उन क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किए गए। अब हम ये देखें, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, धन या संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये धन और संसाधन किन एजेंसियों के माध्यम से, किन संगठनों के माध्यम से ट्राइबल क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करता है और कुछ योजनाओं में राज्य सरकार के अंश या उसके शेयर की भागीदारी रहती है। भारतीय संविधान में भी जनजातियों के कल्याण के लिए 43 विशेष बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। जनजातीय अनुसंधान तथा मीडिया के क्षेत्र में अनुसंधान सहायता योजना शामिल किया गया है। संविधान के द्वारा जनजातियों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए ये प्रावधान किया गया है। 1998-99 में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न समितियां और संगठन कार्य कर रहे हैं। इसमें पहला देखें, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र प्रवर्तित योजना है ये। इस योजना में वित्तीय सहायता पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। मॉनिटरिंग के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ क्षेत्रों को चिन्हांकित करके उसके परिणाम को देखा गया। उसके बाद अन्य क्षेत्रों को इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRIS,
जनजातीय क्षेत्रों के व्यवहार को, उनके बिहेवियर को, विकास के प्रति उनकी जिज्ञासा को और ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, जो जनजातीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आचरण व्यवहार का अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जो वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियां हैं उनको उपलब्ध कराती है। इसी क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्थानीय संगठनों को ये कार्य सौंपा जाता है। ये एनजीओज विभिन्न ट्राइबल क्षेत्र में जाकर के डाटा कलेक्शन करते हैं, सर्वेक्षण का कार्य करते हैं और उस डाटा कलेक्शन के माध्यम से जो तथ्य उभर करके सामने आते हैं एक रिपोर्ट के रूप में, एक प्रतिवेदन के रूप में इन एनजीओज के द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण और प्रतिवेदन के लिए 2000-2001 में भारत सरकार के द्वारा 10.71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगला इसमें देखें, भारत सरकार द्वारा 1973 में स्टडी टीम ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का गठन किया गया और इस कमेटी के अध्ययन से ये बात सामने आई, इन्होंने लैम्स का सुझाव दिया। लैम्स जो समितियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों को, जनजातियों को कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक सुविधा के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसी तरीके से फार्मर सर्विस सोसाइटी एफएसएस का गठन किया गया और ये फार्मर सर्विस सोसाइटी जिसने सभी प्रकार की बैंक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, इस सोसाइटी में किसानों का पंजीयन किया जाता है और ऐसे किसान जो सीमांत हैं, जिनके खेत बहुत उबड़ खाबड़ हैं, खेत समतलीकरण की आवश्यकता है, तो उस ट्राइबल एरियाज के किसानों को बैंक से बहुत कम नॉमिनल इंटरेस्ट पर या निःशुल्क पर बैंक ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है एफएसएस, फार्मर सर्विस सोसाइटी। अगला इसमें देखें, ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन TDCSS ट्राइबल क्षेत्र के किसानों के विकास के लिए कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन बनाया गया। एक गांव में समस्त किसान एक सोसाइटी बनाकर के, एक समिति बनाकर के, जिसका नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी रखा गया, सामूहिक कृषि या कॉरपोरेशन के रूप में कृषि कार्य को संपादित करें। इसके लिए भी सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए गए और कराए जा रहे हैं। अगला इसके अंतर्गत देखें, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ट्राइबल बेल्ट के किसानों के हित के लिए, उनके संग्रहित उपज के लिए, वनोपजों के लिए, कृषिगत माल के विपणन के लिए फेडरेशन का गठन किया गया और ये स्थानीय जो बिचौलिए होते हैं, जिनका शोषण होता है, उन शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और इनके उपज का वाजिब हक, वाजिब दाम दिलाने के लिए ये फेडरेशन कार्य करता है, जिसको नेफेड कहा गया, जो कि ट्राइबल के विकास के लिए बहुत ही कारगर रहा है। अनुसूचित जाति जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड का भी गठन किया गया। नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह बैंक अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों को
उनकी आवश्यकता एवं उनके मांग के आधार पर उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराती है, मूल्यांकन कराती है, तत्पश्चात उनको ऋण उपलब्ध कराती है और ऋण अदायगी की एक समय सीमा निर्धारित की जाती है जिसमें ब्याज दर बहुत ही कम रहती है। तो नाबार्ड के माध्यम से भी स्थानीय जनजातीय क्षेत्रों की जनसंख्या को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रशंसनीय सराहनीय कार्य किया गया और किया जा रहा है। शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में आजीविका के लिए विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत समर्थन योजना। जब तक ट्राइबल क्षेत्र में उनके सामान बिक्री के लिए या उनके उत्पादन बिक्री के लिए, क्रय विक्रय के लिए एक संस्थागत ढांचा समर्थन मूल्य वाला प्राप्त नहीं होगा, तब तक इनका आर्थिक विकास द्रुत गति से नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी सरकार ढांचागत सोसाइटी बनाई जा रही है, संस्थागत समर्थन योजना के तहत सोसाइटी बनाई जा रही है और उन सोसाइटियों के माध्यम से इनके सामग्रियों को क्रय किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, एक निश्चित मापदंड के आधार पर, चयन के आधार पर उन बच्चों का यहाँ पर चयन किया जाता है और बच्चों को शिक्षा के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है और भविष्य में एक रोजगार या एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम भी इनको दिया जाता है और ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय होते हैं। प्रत्येक जिला में इस तरह से आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। आश्रम शालाओं की भी स्थापना है। राज्य सरकारों के सहयोग से जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं और यहाँ पर आश्रम शाला में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी आवश्यकता की समस्त चीज़ें, समस्त सामग्रियाँ राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के समर्थन से उपलब्ध कराए जाते हैं। आजीविका महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है जिसको हम लाइवलीहुड कॉलेज कहते हैं। लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए, चाहे वो काष्ठ कला के क्षेत्र में हो, चाहे शिल्प उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे बांस कला के क्षेत्र में हो, या स्थानीय जनजातीय क्षेत्रों में जो कच्चे माल के रूप में संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के माध्यम से वो अपनी आजीविका चला सकें, इस तरह से शिक्षा दी जा रही है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत इन बच्चों को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है ताकि 100% छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करें, स्कूलों से जुड़ें, शाला त्यागी बच्चे भी वहां पर पहुंचें। छात्रवृत्ति योजना के तहत समस्त ट्राइबल क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग तरह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर हम बस्तर की चर्चा करें तो यहाँ पर बैलाडीला में जो NMDC है, स्थानीय बस्तर संभाग के समस्त छात्र छात्राओं को उनके भावी विकास के लिए, शिक्षा में जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो हमारा विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र है या क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लिए भारत सरकार और स्थानीय राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। इसी के अंतर्गत बस्तर में दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य जनजातीय प्रदेश, यहाँ पर जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के कुछ सीमाएं आती हैं, इस क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया और इस प्राधिकरण के माध्यम से किसानों का, सोसाइटियों का, समस्त जनजाति गतिविधियों का सर्वे के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सरकारों के सामने एक एस्टीमेट
एक योजना प्रस्तुत की जाती है और जिसके बाद सरकार वहाँ के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है और इनका विकास के लिए इस तरह का ये बस्तर विकास प्राधिकरण बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो हम इसमें अब देखें, यह सर्वविदित हो गया है कि बृहत स्तर पर विकास योजना के बजाय स्थानीय स्तर पर या क्षेत्रीय विकास, जिसको एरिया डेवलपमेंट कहा गया, ये ज़्यादा कारगर हो रहे हैं। और आज से 70 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में आज विकास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये समस्याग्रस्त प्रदेश के अंतर्गत आज हमने चर्चा की जनजातीय क्षेत्र में विकास और नियोजन। तो मैं समझता हूँ यह व्याख्यान एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी होगा और अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसमें किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर कोई शंका समाधान होगी तो यह हमारा जो लेक्चर है छत्तीसगढ़ CG डाट एजुकेशन में जुड़ा हुआ है, उसमें एक कॉलम आता है, जो प्रश्न है, जो क्वेरी है, उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद पुनः हम आपकी शंका को, जिज्ञासा को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।